हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 5 में हैं सरफेस केमिस्ट्री के। आपको याद होगा कि पहले दो लेक्चर में मैंने एड्सॉर्प्शन पे बातचीत की और उसके बाद के दो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 3 और 4 में मैंने कैटालिसिस पे बातचीत की है। अब जो तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का, जिसको कोलॉइड्स कहते हैं, कोलॉइड्स कहेंगे लेकिन हम इसमें इमल्शन भी पढ़ेंगे, मिसेल्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो है ना इसमें पढ़ेंगे। तो कोलॉइड्स जो सेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे है ना आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस जो सेक्शन है सरफेस केमिस्ट्री का, ये इसमें मैं क्या करने वाला हूं, हमारा एजेंडा क्या है। तो कोलॉइड्स में है ना, मैं कह देता हूं ये लेक्चर नंबर 5 है सरफेस केमिस्ट्री का और कोलॉइड्स का पहला लेक्चर है। ठीक है, कोलॉइड्स के लिए पहला लेक्चर है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि कोलॉइड्स होते क्या है ना, कैसे ये और लोगों से डिफरेंट होते हैं और क्यों इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कोलॉइड्स पे बात करूंगा। फिर मैं आपको है ना इंट्रोडक्शन के बाद कोलॉइड्स जो है और उनका क्लासिफिकेशन बताऊंगा। ठीक है, टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगा। कोलॉइड्स का जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कोलॉइड्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी है ना प्रिपरेशन क्या होगी, हाउ डू यू प्रिपेयर कोलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बनने के बाद उनमें कई सारी इंप्यूरिटीज आ जाती है उनके बनने के प्रोसेस के वजह से। तो जब बन रहे होंगे तो उनमें कई सारी इंप्यूरिटीज आ जाएंगी, तो उनकी साफ सफाई को भी पढ़ना जरूरी है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ेंगे। उसके बाद प्यूरिफिकेशन पढ़ने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं है ना कोलॉइड्स की, जो उनको डिफरेंट बनाती हैं और लोगों से। क्यों, क्या वजह है कि इस स्टेट ऑफ मैटर को, मैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसको भी, कोलॉइड्स को एक नया स्टेट ऑफ मैटर ही इंसान ने क्लासिफाई किया है। स्टेट ऑफ मैटर्स में आप जानते हैं सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है ना। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे है ना मैटर को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जैसे सूरज जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है, या बहुत ठंडे टेम्परेचर पे लगभग 0 केल्विन के आसपास मैटर का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, उसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर लोग जानते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि कोलॉइडल स्टेट भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो इस स्टेट ऑफ मैटर या इस नए क्लासिफिकेशन या नया ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो है जिनको हम कोलॉइड्स कहते हैं, या नया मिक्सचर जो है जिनको हम कोलॉइड्स कहते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज इनको और लोगों से अलग करती है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद है ना हम लोग जो है ना ये पढ़ेंगे कि कोलॉइड्स का क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कहां पे रियल लाइफ में है ना हमें कोलॉइड्स मिलते हैं, कहां कोलॉइड्स से हमारा सामना होता है लाइफ में। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद एक दो चीजें और पढ़ेंगे, जैसे मिसेल्स किसे कहते हैं है ना, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे है ना, मिसेल्स किसे कहते हैं, मिसेल्स किसे कहा जाता है, इमल्शन किसे कहते हैं, इमल्शन किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं है ना, सरफेक्टेंट्स किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे है ना, एटसेट्रा। तो कोलॉइड्स चैप्टर में ये काफी, मेरे को लगता है कि 4 से 5 लेक्चर्स इसमें बड़े आराम से लग जाएंगे। ठीक है, कहने को ये 7-8 चीजें ही हैं, लेकिन अपने आप में एक एक चीज काफी बड़ी है। ठीक है, तो ये पूरा खाका है कि हम लोग, मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि what are you supposed to understand by the term colloid। ठीक है, क्लासिफाई कितने तरह के कोलॉइड्स होते हैं, कैसे उनको आप क्लासिफाई करेंगे, क्या प्रिपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज उनको अलग करती है, एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में कहां इस्तेमाल होते हैं, और मिसेल्स, इमल्शन और जेल के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन की जहां तक बात है, 3 बातें इसमें आ जाएगी,
प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कोलॉइड्स को डिफरेंट बनाती हैं और लोगों से। ध्यान दीजिएगा, जब आप पानी में नमक घोलते हैं और उसको घोल देते हैं तो जो चीज बनता है ना, उसके उसके जो चीज बनती है, जो सॉल्यूशन या मिक्सचर बनता है, उसमें पार्टिकल का जो साइज होता है घुलने के बाद, है तो पहली चीज मैं पार्टिकल साइज पे ही बात कर रहा हूं। ठीक है, जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज छोटा होता है। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग, है ना, केमिस्ट्री में क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। क्रिस्टलॉइड्स कहा जाता है, या फिर हम उनको ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। वी कॉल देम ट्रू सॉल्यूशन। अगर आप कोई चीज घोल रहे हैं, ऐसे मिट्टी घोल दीजिए पानी में, अपने बचपन में जरूर कभी ना कभी पानी में, किसी शीशी में पानी भरकर उसके अंदर मिट्टी का पाउडर जो है, पाउडर मिट्टी का घोलने की कोशिश की होगी। तो जब आप घोलते हैं उसे, तो देखते हैं कि थोड़ी देर में घोलने के बाद अगर आप छोड़ दीजिए तो नीचे क्या कर जाता है, सेटल कर जाता है। ऐसी चीजों में अक्सर पार्टिकल साइज जो सेटल कर जाती है, उनमें पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं केमिस्ट्री में। दे आर कॉल्ड सस्पेंशंस। ठीक है, उनको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। और जो इनके ठीक बीच में होते हैं, यानी क्या, ठीक इनके बीच की प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो, जो चीज घुलती है उसका, है ना, सॉल्यूट कह सकते हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, कि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा है और 1000 नैनोमीटर से कम है, यानी इस रेंज में लाई करता है, तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करते हैं। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट होती हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स कहते हैं। कोलाइडल, है ना, कोलाइडल सोल कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोलॉइड्स जो है ना, कोलॉइड्स जो है या कोलाइडल सोल्स जो है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं मैं यहां पे। और बात प्रॉपर्टीज की नहीं हो रही है, बात इंट्रोडक्शन है कि आखिर कोलॉइड्स कहते किसको है। तो अभी मुझे एक चीज का तो जवाब मिल गया, कोलॉइड्स उन सॉल्यूशन या उस तरह के मिक्सचर को कहते हैं जिसमें, है ना, घुलने वाली चीज का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अपीयरेंस की बात कीजिए। नेक्स्ट चीज है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस की बात जहां तक है, अपीयरेंस में मैं आपको बता दूं, अपीयरेंस में क्रिस्टलॉइड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। क्लियर मतलब क्या, कि अगर आप नमक पानी में घोल दीजिए और रख दीजिए एक शीशे के ग्लास में, और एक दूसरे ग्लास में सिर्फ पानी रख दीजिए, दोनों को देखकर कोई नहीं बता सकता कि किसमें नमक घुला है और किसमें नमक नहीं घुला है, क्योंकि जिसमें नमक घुलता भी है वो भी उतना ही क्लियर दिखता है जितना एक नॉर्मल वाटर जो ग्लास में रखा रहता है दिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि अपीयरेंस वाइज ये बिल्कुल क्लियर होता है। जबकि अगर आप मिट्टी पानी में घोल दीजिए, उसे सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ओपेक हो जाता है, उसमें से लाइट विरले ही पास करती है, मुश्किल से पास करती है, तो उसे हम ओपेक कहते हैं। और कोलाइडल सोल्स जो है वो कभी कभी क्लियर भी होते हैं और कभी कभी ट्रांसल्यूसेंट भी हो जाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि लाइट उसमें से थोड़ी बहुत पास करती है और थोड़ी बहुत जो है नहीं पास करती है। ठीक है, हाँ, थोड़ी थोड़ी लाइट्स उसमें से पास करती है। तीसरी बात क्या, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप उनको बहुत लंबे समय तक छोड़ देंगे, ठीक है, ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम या ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप इनको छोड़ दीजिएगा बहुत लंबे समय के लिए, तो आप पाएंगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सस्पेंशन जो है ना, वो सेटल कर जाएगा, है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स विल सेटल, सॉल्यूट पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। ठीक है, सेटल डाउन। यही बात, ये तो बहुत समय तक रखने के ऊपर है। ठीक है, अगली चीज क्या, अगली चीज होमोजेनिटी की बात कीजिए। होमोजेनिटी की बात कीजिए।
होमोजीनियस किसे कहते हैं? होमोजीनियस का मतलब होता है जब दो चीजें मिलकर एक फेज में चली जाएं। यानी दो चीजों को आप मिलाइए, किसी भी दो चीज मिलाइए, तीन चीज मिलाइए, लेकिन अगर मिलने के पहले कितने भी फेज हो सकते हैं, है ना, एक सॉलिड हो सकता है, दूसरा लिक्विड हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन मिलने के बाद अगर फेज एक ही हो जाता है तो हम ऐसे सब्सटेंस को होमोजीनियस कहते हैं। जैसे नमक है, पानी है, नमक सॉलिड है, पानी लिक्विड है, लेकिन दोनों को मिला दीजिए, दोनों लिक्विड में चेंज कर जाते हैं, तो हम कहेंगे कि जो सलाइन वाटर है वो एक होमोजीनियस चीज है, क्योंकि उसके मिलने के बाद सबका फेज क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, इसी तरह से तो इसको होमोजीनियस कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर होमोजिनिटी की बात आती है, अगर होमोजिनिटी की बात आएगी तो क्रिस्टलॉइड्स जो हैं उनको हम लोगों ने, इंसान ने होमोजीनियस में क्लासिफाई। पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है कि पांचवी बात क्या, विजिबिलिटी। ठीक है ना, विजिबिलिटी की बात की जाए कि कोलाइडल पार्टिकल्स दिखते कैसे हैं या कब दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी हो जाएगी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, अब ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, ठीक है, और नेकेड आईज से भी नहीं दिखेंगे। ऑफ कोर्स नहीं दिखेंगे नेकेड आईज से, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहे हैं तो। ठीक है, तो जो क्रिस्टलॉइड्स हैं वो नेकेड आईज से नहीं दिखते और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। ठीक, अच्छा, फिर क्या, सस्पेंशन की बात करिए, सस्पेंशन की नहीं, सॉरी, कोलॉइड्स की बात करिए और सस्पेंशन की बात करते हैं। ठीक है ना, सस्पेंशन की बात करते हैं। तो जहां तक कोलॉइड्स और सस्पेंशन की बात है, कोलॉइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, है ना, ये दिखते हैं, लेकिन ये नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे। नेकेड आइज से आप कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं देख सकते। ठीक है, तो बड़ा अंतर है ना इसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे। और ये लोग सस्पेंशन जो है वो सिंस नेकेड आइज से ही दिखने लगते हैं, ठीक है, नेकेड आइज से दिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, है ना, माइक्रोस्कोप से तो ऑब्वियसली दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका सस्पेंशन कहला जाते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड में एक फर्क विजिबिलिटी का भी है ना, कब दिखेंगे कब नहीं दिखेंगे। दूसरा, छठी बात, फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी की बात करिए तो फिल्टरेबिलिटी में क्या है, अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लूं तो मैं कह सकता हूं, ठीक है, मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लूं तो मैं कह सकता हूं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रिस्टलॉइड पार्टिकल पास कर जाते हैं, दे कैंट बी फिल्टर्ड। ठीक है ना, ये पास फिल्टर नहीं हो पाते। लेकिन यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है ना वो फिल्टर हो जाते हैं, आर फिल्टर्ड या गेट फिल्टर्ड, गेट फिल्टर्ड। ठीक है, जबकि सस्पेंशन पार्टिकल भी बड़े होते हैं और दे गेट फिल्टर्ड। बड़े तो होते ही हैं, ये मैंने पहले ही कहा कि यहां पे ही मैंने बता दिया कि क्रिस्टलॉइड्स का जो पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, कोलॉइड्स थोड़े बड़े होते हैं, 1 नैनोमीटर से बड़े होंगे और 1000 से छोटे होंगे, और अगर सस्पेंशन की बात करेंगे तो वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। ठीक है, तो साइज, पार्टिकल साइज बड़ा होने लगता है। मैं आपको बता दूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो छेद होता है, छिद्र होता है, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उतने छोटे छेद में से सिर्फ यही निकल पाते हैं क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स, क्योंकि छोटे होते हैं, जबकि ये फंस जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, और ये भी फंस जाते हैं। ऑफ कोर्स ये तो फंसेंगे क्योंकि इससे ही बड़े होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। अब सातवीं बात, अगर आप फिल्टरेबिलिटी की बात करते हैं फिल्टर पेपर से, वी टॉक अबाउट फिल्टरेबिलिटी ऑफ फिल्टर पेपर। यहां पे मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया था, अगर मैं फिल्टर पेपर ले लूं तो क्या होगा, अगर आप फिल्टर पेपर ले लेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर से पास करेंगे, तो मैं आपको बताऊं फिल्टर पेपर का जो होल है या छिद्र है वो बड़ा होता है, और बड़ा छेद होने की वजह से, है ना, ये भी पास कर जाते हैं, ये भी पास कर जाते हैं, पर ये उससे भी फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि क्रिस्टलॉइड कैंट बी फिल्टर्ड
है ना, filtered by filter paper. Colloids are also not filtered by filter paper. तो निकल जाते हैं आपके फिल्टर पेपर से, है ना, के छेद से बाहर निकल जाते हैं. तो मैं कह सकता हूं can't be filtered. ठीक है ना, can't be filtered. These particles cannot be filtered by, है ना, filter paper. But suspension जहां तक बात है, they get filtered by फिल्टर पेपर. ठीक है, तो मैंने यहां पे विजिबिलिटी और क्या फिल्टरेबिलिटी की भी बात कर दी है. ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कल को मैं आगे बताऊंगा, है ना, जो कोलॉइड्स और इनको अफेक्ट कर डिफरेंशिएट करती हैं. ऐसी दो प्रॉपर्टीज का अभी मैं नाम लिख देता हूं और इनके डिटेल में मैं आने वाले लेक्चर्स में, है ना, जरूर आऊंगा. और मैं आपको बता दूं ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स जो है वो शो करते हैं. उसमें सबसे बड़ी चीज है टिंडल इफेक्ट. ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में मैं बिल्कुल आपसे बातचीत करूंगा आगे. टिंडल इफेक्ट इज समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक ऑफ कोलॉइड्स. इट इज नॉट एग्जिबिटेड बाय क्रिस्टलॉइड्स, इट इज ऑल्सो नॉट एग्जिबिटेड बाय सस्पेंशन. लेकिन कोलॉइडल सोल्स जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. इसी तरीके से अगर आप बात करिए ब्राउनियन मोशन की, तो ब्राउनियन मोशन भी जो है, ब्राउनियन मोशन जो है, इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा. वो क्रिस्टलॉइड्स शो नहीं करते. क्यों नहीं शो करते इसके बारे में डिटेल बातचीत करूंगा, है ना. कोलॉइड्स लेकिन शो करते हैं. और फिर सस्पेंशन पार्टिकल्स शो नहीं करते. क्यों नहीं करते इसके बारे में बातचीत करूंगा. तो मैंने अब तक वहां पे 7 और ये कितना 8 और ये 9 प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहां पे खत्म हो जाता है. मैंने आपको बताया कि 3 तरह के, है ना, मिक्सचर्स होते हैं. एक होता है कोलॉइड, एक होता है क्रिस्टलॉइड या ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलॉइड और एक क्या सस्पेंशन. और इनके बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में 7, 8, 9 प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बात की. अब नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट टॉपिक है इनका क्लासिफिकेशन. आइए इनकी क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं. कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले मैं 2 टर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं. जैसे जब भी आप कोलॉइड्स बनाते हैं तो जिस चीज को आप डालते हैं, मिक्स करते हैं, जिसको क्रिस्टलॉइड के केस में जिसको सॉल्यूट कहते हैं, अब उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे. डिस्पर्स्ड फेज कहा जाएगा. और जिसमें मिलाया जाता है ताकि कोलॉइड बन जाए. ये देखिए, ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर ये कोलॉइड बन गया. ठीक है, इनको बनाने की अपनी टेक्निक है. ये कोलॉइडल सोल बन गया, कोलॉइड है ये. तो इनको बनाने की अपनी टेक्निक है, पर याद रखिए, है ना, आप मैं टेक्निक आगे आपको बताऊंगा अभी. लेकिन जिस चीज को मिलाया जाता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में या क्रिस्टलॉइड के केस में सॉल्यूट कहते हैं, उसको यहां सॉल्यूट ना कह के डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं. और सॉल्वेंट को हम लोग सॉल्वेंट ना कह के डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं. डिस्पर्जन, है ना, मीडियम कहा जाता है. तो ये 2 वर्ड हैं जो आपको जानने चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेज किसे कहते हैं एंड डिस्पर्जन मीडियम किसे कहा जाता है. ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, ये हम लोग यहां पे सीखा. अब क्या, ठीक है, तो ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम हो गया. अब बात क्लासिफिकेशन की जाए. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बहुत तरीके से किया जाता है. ठीक है, बहुत तरीके हैं कोलॉइड्स को क्लासिफाई करने के. तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. मैं कम से कम 4-5 तरीके के क्लासिफिकेशन आपको सिखाऊंगा कोलॉइड्स में. सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है ना, क्लासिफिकेशन ए. फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. कोलाइडल पार्टिकल के साइज के आधार पर आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कोलॉइड्स को, आइए इसको समझते हैं. इसके आधार पर 2 तरह के पार्टिकल साइज के आधार पर 2 तरह के कोलॉइड होते हैं. एक मोनो डिस्पर्स कोलॉइड और एक पॉली डिस्पर्स कोलॉइड. ठीक है, तो एक होता है मोनो डिस्पर्स्ड कोलॉइड, मोनो डिस्पर्स्ड कोलॉइड्स, और दूसरा होता है पॉली डिस्पर्स्ड कोलॉइड, पॉली डिस्पर्स्ड कोलॉइड्स. मोनो डिस्पर्स्ड कोलॉइड्स उसे कहते हैं जहां
जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, उसके पार्टिकल का साइज एक जैसा होता है। ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज, ठीक है ना, पार्टिकल साइज सेम होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनो डिस्पर्स्ड कोलॉइड कहा जाता है। तो मोनो डिस्पर्स्ड कोलॉइड की खास बात क्या है कि मोनो डिस्पर्स्ड कोलॉइड्स में है ना, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर सिमिलर इन साइज। लेकिन अगर पॉलीडिस्पर्स्ड कोलॉइड है तो इसका मतलब ये ऐसा कोलॉइड होगा जिसमें पार्टिकल साइज वेरी करेगा डिस्पर्स फेज में। तो बड़ा पार्टिकल है, फिर छोटा भी हो सकता है, और छोटा हो सकता है, फिर इससे बड़ा, फिर ऐसे बड़ा छोटा ऐसे। किसी भी साइज के पार्टिकल्स अगर डिस्पर्स फेज किसी भी साइज के पार्टिकल में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसको जो है पॉलीडिस्पर्स कोलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पार्टिकल साइज of dispersed phase is different from each other, are different from each other अदर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और हर साइज के पार्टिकल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दिया किसके आधार पे, है ना, बेस्ड ऑन कोलाइडल पार्टिकल, है ना, कोलाइडल पार्टिकल के साइज के आधार पे दो तरह का कोलाइड्स हो जाए। अगला क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के स्टेट के आधार पर, है ना, जो क्लासिफिकेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स का। आइए देखते हैं उसे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कोलॉइड्स को समझने के लिए, ठीक है। अगर डिस्पर्स्ड फेज का स्टेट में यहां ले रहा हूं, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, तो सोल को क्या कहेंगे, कोलॉइड को क्या कहेंगे और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ dispersed phase, dispersion medium, colloids and example, ठीक है, colloids and examples। अगर पहला dispersed phase solid है और dispersion है ना medium भी solid है, तो हम ऐसे सोल को solid, ऐसे colloids को हम लोग solid सोल कहते हैं, solid सोल्स कहा जाता है, सोल कहा जाता है। आपने देखा होगा जैसे अंगूठी वगैरह जो है, जेमस्टोन्स जो आते हैं, आपने देखा होगा जैसे कोई जेमस्टोन येलो दिख रहा है तो उसमें एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल है ना, जो उसको येलो कलर प्रोवाइड कर रहा है, वो उस स्टोन के अंदर कोई दूसरा पार्टिकल कोलाइडल डायमेंशन में है और घुला हुआ है। और मतलब मान लीजिए कोई स्टोन किसी मटेरियल का बना है और कोई दूसरा मटेरियल उसमें है ना, जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, उसके अंदर थोड़ा मौजूद है, जो है ना लाइट को डिफ्रैक्ट करके या लाइट को स्कैटर करके येलो रंग देता है ना, किसी को नीलम को नीला रंग मिलता है। तो उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो भी सॉलिड होते हैं, जो घुले होते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि है ना, जेमस्टोन इसका एक है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड सोल का, ठीक है। कुछ ग्लासेस भी होते हैं, आपने देखा होगा जैसे जो कलर्ड ग्लासेस आते हैं, वो कलर्ड ग्लासेस भी ऐसे, आमतौर पर तो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर ग्लासेस कलर्ड है तो समझ जाइए उस ग्लास में को बनते समय कुछ ऐसे पार्टिकल्स उसमें कोलाइडल डायमेंशन के, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कितना 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उनको उस ग्लास में मिला दिया जाता है, वो कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। तो वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे है ना स्कैटरिंग से कलर मिलता है कोलाइडल सोल को। तो मैं कह सकता हूं कि उन ग्लास में एक कोलाइडल पार्टिकल घुल जाने की वजह से भी वो कलर्ड ग्लासेस जो है वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। कलर्ड ग्लासेस भी इसकी एक एग्जाम्पल हो जाए तो ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सोल का, सॉलिड और सॉलिड का। अगर सॉलिड में लिक्विड घुला हो, यानी सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, यानी सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट अगर लिक्विड हो, ठीक है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, तब इसको सिंपली सोल ही कहेंगे। मेजर पार्ट ऑफ द स्टडी इसी सोल, कोलाइडल सोल के ऊपर ही होगी, सोल कहा जाता है।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। अब पेंट हो सकता है ना, पेंट हो सकता है, सेल में मिलने वाला जो फ्लूइड है वो हो सकता है। आपको ध्यान होगा ये पेंट है, पेंट का जो बेसिक मीडियम जो होता है वो लिक्विड ही होता है, पर उसमें जो पार्टिकल्स घुले रहते हैं वो कोलाइडल डायमेंशन में होते हैं। इसलिए पेंट कितने भी दिन रख लीजिए सेटल नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि कोलाइडल डायमेंशन में लोग सेटल नहीं करते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है वो सेटल करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और वो सॉलिड जो घुलता है वो इतना छोटा भी नहीं होता कि मीडियम ट्रांसपेरेंट हो जाए, और वो पार्टिकल इतने बड़े भी नहीं होते कि सेटल कर जाए, तो वो हमेशा नॉन सेटल स्टेट में रहते हैं, और पेंट उसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं पेंट में सॉलिड चीजें घुली होती है कोलाइडल डायमेंशन में, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, किसमें, किसी लिक्विड मीडियम में घुली होती है। तो पेंट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ सोल पेंट, सेल फ्लूइड, कप सिरप, ठीक है। कप सिरप जो है या कोई भी सिरप जो है इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अगर सॉलिड गैस में घुला हो, ठीक है, तो ऐसे अब सॉलिड जो घुला है गैस में, अगर वो कोलाइडल डायमेंशन में यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में के बीच में और गैस में घुला हुआ है, तो हम इसको एरोजोल कहते हैं, एरोजोल कहा जाता है, ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। जैसे धुआं जब उड़ता है, कोई चीज जलती है, धुआं उड़ता है, तो धुआं में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल डायमेंशन में होते हैं, वो उड़ते जाते हैं, और धुआं जो है ना, कभी इसीलिए सेटल नहीं करता जल्दी, ठीक है, वो उड़ता ही चला जाता है, फैलता ही चला जाता है। तो एरोजोल ऐसा ही एग्जांपल हो जाएगा। स्मोक एरोजोल का एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। या कभी कभी धूल की आंधी उड़ती है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो भी एरोजोल के एग्जांपल है, जहां, है ना, सॉलिड पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स फेज के वो डिस्पर्जन मीडियम में घुले होते हैं, ठीक है। इसी तर्ज पर, है ना, ये तो तीन मैंने सोल बताए जहां पे डिस्पर्स फेज सॉलिड था। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड हो जाए, जैसे पहला क्या, लिक्विड इन सॉलिड, अगर लिक्विड जो है वो सॉलिड में घुला हो, ठीक है, ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जगह देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। तो जेल क्या होता है, बेसिकली एक लिक्विड चीज होती है, और नहीं, सॉलिड चीज होती है, मीडियम सॉलिड होता है, और उसमें छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स उसमें घुसे होते हैं। जैसे बटर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बटर बेसिकली सॉलिड होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है घुले होते हैं, ठीक है। तो बटर हो जाएगा, या टूथपेस्ट कह सकते हैं, है ना। टूथपेस्ट जो है वो जेली फॉर्म में होता है, बच्चे जो जेली खाते हैं वो भी जेल के ही फॉर्म में होता है, जेली नाम ही जेल से ही आया है, ठीक है, वो हो जाएगा। या फिर जो चीज होता है वो भी हम कह सकते हैं, उसमें भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वो भी जो है इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड इन लिक्विड, अगर लिक्विड जो है लिक्विड में घुला हो, ठीक है, जैसे दूध हो गया, दूध में फैट ड्रॉपलेट्स घुले होते हैं और पानी में घुले होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बिल्कुल कोलाइडल डायमेंशन में होते हैं, यानी जो गाय का दूध होता है उसमें जो आप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखते हैं वो अक्सर कोलाइडल डायमेंशन में होते हैं, 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और 1000 से छोटे होते हैं। तो ये भी मिलकर एक कोलाइडल सोल बनाते हैं। इस कोलाइडल सोल के बारे में काफी डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, जिसको हम लोग इमल्शन कहते हैं। इमल्शन आगे बताऊंगा 2 तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। तो मैं दोनों के बारे में बातचीत करूंगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, है ना, मिल्क हो जाएगा। ये हेयर क्रीम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हेयर क्रीम जो है वो भी इमल्शन होता है। मिल्क जो है वो ऑयल इन वाटर टाइप होगा, जबकि हेयर क्रीम जो है वाटर इन क्या, ऑयल टाइप हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगली चीज क्या, तो यहां पर मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी दो तीन एग्जांपल और बचते हैं क्या, सिक्स्थ एग्जांपल। अगर सिक्स्थ, तो बाकी चीजें वैसे ही हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, कोलॉइड और क्या, है ना, एग्जाम्पल। तो यहां पर मैं डिस्पर्स फेज लिखूंगा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम,
ठीक है, केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री में डीपी लिखना ही काफी होता है, डिस्पर्स्ड फेज समझते हैं लोग उसको, ऐसे डीएम लिख देने पे वो डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है ना। कोलॉइड एंड एग्जाम्पल, तो अगर लिक्विड जो है, छठा एग्जाम्पल, अगर डिस्पर्स फेज है ना क्या हो, लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, ऐसा आपने है ना कुहासे के समय देखा होगा कि लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में तैरते रहते हैं और वो कोलाइडल डायमेंशन में होते हैं, इसलिए वो सेटल भी नहीं करते हैं कि धीरे धीरे सेटल कर जाए और पानी में चेंज हो जाए, नहीं, वो हमेशा वाटर हवा में सस्पेंडेड ही रहेंगे क्योंकि उनका डायमेंशन कोलाइडल हो चुका होता है। ठीक है, तो लिक्विड जो है अगर गैस में घुलता है तो ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग लिक्विड एरोजोल कहते हैं। और आपने है ना कुहासा या है ना जिसको हम लोग क्या कहते हैं है ना फॉग कहते हैं या मिस्ट कहते हैं, कुहासा है ना, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इवन जो आप देखेंगे जो आकाश में जो बादल होते हैं वो भी इसी डायमेंशन में, वो बादल होते क्या है, बादल बेसिकली वाटर जो है समुद्र से या नदियों से वेपराइज होकर आकाश में जाता है और कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाता है, इसलिए वो जल्दी सेटल नहीं करता। ठीक है, अगर कोलाइडल डायमेंशन से बड़ा होता है तो वो रेन के रूप में नीचे आ जाता है, और उससे अगर कोलाइडल डायमेंशन से के बीच में रहता है तो ऐसे ही हवा में तैरता रहता है, जल्दी सेटल नहीं करता। ठीक है, तो जब भी वो सेटल ना करे उस चीज को हम लोग क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां डिस्पर्स फेज जो है ना लिक्विड होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है और गैस में घुला रहता है। ठीक है, तो क्लाउड इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ है ना लिक्विड एरोजॉल। सेवेंथ जो है लिक्विड इन, अच्छा गैस इन सॉलिड एक एग्जांपल हो जाएगा ना। तो गैस इन सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सोल कहा जाता है इसको, इस कोलाइड को हम लोग सॉलिड सोल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो है फोम वगैरह जो है, कभी आप झाग बनता है तो झाग जो है बनता है तो उसमें गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड में ना फोम में है ना, या आपने देखा होगा उसको तो फ्रॉथ कहते हैं है ना। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा फोम रबर है ना, एक रबर जो फोम की तरह होता है ना, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। उसमें उस सॉलिड के अंदर छोटे छोटे हवा के पार्टिकल्स घुसे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि है ना फोम या ना रबर जो है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स पेनिट्रेट कर जाते हैं सॉलिड के बल्क के अंदर। फोम या रबर जो है ये बहुत अच्छा जो है एग्जांपल है सॉलिड सोल का। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल क्या है, लास्ट एग्जांपल है गैस डिसॉल्व्ड इन ना लिक्विड। ठीक है, इसको हम लोग फोम कहते हैं या फ्रॉथ, आपने देखा होगा, कहते तो इसको फोम है लेकिन आपने देखा होगा जब भी लिक्विड में हम ऐसे ऐसे आप उसको है ना अगर बहुत ही एजिटेट करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे लिक्विड एयर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो खुल जाते हैं और वो झाग या फ्रॉथ फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है ना वो फ्रॉथ ही हो जाएगा है ना, फ्रॉथ या ना फ्रॉथ या सोप लैदर जो है ना वो भी है ना इसका एग्जांपल हो जाएगा फोम का। आपको जान के आश्चर्य होगा, गैस इन गैस हम नहीं लेते हैं क्योंकि गैस गैस में अगर घुलती है तो वो होमोजीनस हो जाएगी और आपको पता है कि कोलाइडल सोर्स हमेशा क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, पहला क्लासिफिकेशन मैंने कहा था कि बेस्ड ऑन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मोनोडिस्पर्स कोलाइड मीन सबके एक जैसे साइज है, पॉलीडिस्पर्स कोलाइड मतलब छोटे बड़े हर साइज के अगर पार्टिकल मिलते हैं कोलाइड में तो उसे पॉलीडिस्पर्स कोलाइड कहते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने बताया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन है ना स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के स्टेट के आधार पर मैंने क्लासिफिकेशन बताया और मैंने हर तरह के कॉम्बिनेशन को लिया, सिर्फ गैस इन गैस को नहीं लिया। और मुझे पता चला कि कोलाइड्स जो हैं लगभग 8 तरह के होते हैं, सॉलिड सोल, एरोजोल, जेल, इमल्शन है ना, और क्या लिक्विड एरोजोल, सॉलिड सोल एंड फोम। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मीडियम। आइए उसको देखते हैं। तो डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जैसे अगर वाटर में अगर कोई सोल बना हुआ है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, एक्वासोल कह सकते हैं। ठीक है, या
एक्वासोल कह सकते हैं, हाइड्रासोल कह सकते हैं। तो तीसरा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अगर डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर क्लासिफिकेशन करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। डिस्पर्जन मीडियम और कोलॉइडल सोल या सोल कोलॉइड। अगर आप वाटर लेते हैं तो इसको आप दो नाम से पुकार सकते हैं, एक्वासोल। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? एक्वासोल या हाइड्रोसोल कहा जाता है, हाइड्रोसोल कहा जाता है। अगर हमें अल्कोहल लेता हूं तो मैं इसको एल्कोसोल कह सकता हूं, एल्कोसोल। ठीक है, कहा जा सकता है। अगर बेंजीन लिया जाए तो मैं इसे, है ना, बेंजोसोल कह सकता हूं, बेंजोसोल कहा जा सकता है। ठीक है, तो और इसी तरह से अलग अलग नाम होते हैं। अगर एयर जो है हमारा अगर डिस्पर्जन मीडियम होता है तो हम चीजों को क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम के आधार पे क्लासिफिकेशन हो गया। अगला क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पे आप सोल्स को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनिक सोल और दूसरा इनऑर्गेनिक सोल। तो आपको पता ही है ना, जो जिनका ओरिजिन ऑर्गेनिक होगा, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले सोल जो है ऑर्गेनिक सोल हो जाएंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक सोल कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सोल के कई एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, आपका ब्लड हो जाएगा, ब्लड इज अ ऑर्गेनिक सोल। या जो लैटेक्स निकलता है ना, रबर के प्लांट में से, है ना, हम उसे जो है ऑर्गेनिक सोल कह सकते हैं। या फिर, है ना, जैसे स्टार्च का जो सोल होता है, स्टार्च का भी ओरिजिन जो है वो प्लांट होता है। तो ये सारे सोल जो है ऑर्गेनिक सोल में क्लासिफाई हो जाएंगे। ठीक है, वो सोल जिनका ओरिजिन ऑर्गेनिक नहीं होता, जो ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, है ना, या इनऑर्गेनिक चीजों से बने होते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक सोल कहते हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं इसका। ठीक है, पहला मेटल सोल। तो मेटल सोल का मतलब हो गया कि प्योर मेटल के सोल्स, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, है ना, कॉपर सोल या प्लैटिनम सोल, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। ये मेटल सोल्स जो है इनऑर्गेनिक सोल्स में आ जाएंगे, क्लासिफाई होंगे। ऐसे ही सेकंड जो है नॉन मेटल सोल्स। ठीक है, नॉन मेटल सोल्स जो है, फॉर एग्जांपल इसमें सल्फर सोल हो जाएगा, सल्फर सोल हो गया, या आयोडीन सोल हो गया। ठीक है, या मैं ग्रेफाइट सोल ले सकता हूं इसमें, है ना, ग्रेफाइट सोल भी नॉन मेटल सोल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला सोल क्या? नेक्स्ट जो है ऑक्साइड सोल्स भी पाए जाते हैं, है ना, ऑक्साइड सोल्स भी इनऑर्गेनिक सोल्स में क्लासिफाई हो जाते हैं, ऑक्साइड सोल्स। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे SnO2 सोल, है ना, टाइटेनियम ऑक्साइड सोल, Fe2O3 सोल, एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरह इनऑर्गेनिक सोल्स में हाइड्रोक्साइड सोल्स भी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइड्रोक्साइड सोल्स भी हो जाते हैं, जैसे, है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड सोल, एटसेट्रा। ठीक है, और लास्टली इनऑर्गेनिक सोल में, है ना, हमने देखा मेटल सोल्स होते हैं, नॉन मेटल सोल्स होते हैं, ऑक्साइड सोल्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड सोल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एक सोल और होता है जिसको हम लोग सॉल्ट सोल कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट सोल कहते हैं। सॉल्ट सोल के क्या एग्जांपल हो जाएंगे? जैसे AgBr सोल, है ना, एक सॉल्ट से बने होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड से बने हैं, ये ऑक्साइड से बने हैं, ये नॉन मेटल्स का सोल है और ये मेटल्स का सोल है। ठीक है, मेटल्स इन्वॉल्व है। तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्ट सोल में आ जाएगा क्या? AgBr सोल, AgI सोल,
या बना Ag2S3 नहीं सॉरी आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ठीक है। तो आर्सेनिक सल्फाइड सोल या सिल्वर आयोडाइड सोल या सिल्वर ब्रोमाइड सोल, ये तमाम सोल्स जो हैं है ना वो सॉल्ट सोल्स के क्लासिफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन जो है हम लोगों ने चौथा क्लासिफिकेशन देखा है ये, जो कि चौथा क्लासिफिकेशन देखा है जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड था। अब पांचवा क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्पर्स्ड फेज के नेचर के आधार पर भी आप चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसा, तो आइए उसको फिफ्थ क्लासिफिकेशन के रूप में देखते हैं। तो फिफ्थ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के नेचर के आधार पर आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करने में तीन तरह के सोल होते हैं, ठीक है। पहला सोल है मल्टी मॉलिक्यूलर सोल, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स या सोल, ठीक है। अब इसको समझिए, क्या कई बार जो पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे कोलाइडल पार्टिकल, मान लीजिए सल्फर का पार्टिकल है, ठीक है, सल्फर का पार्टिकल है, तो इसका साइज 1 नैनोमीटर से क्या है, छोटा है। तो ये क्रिस्टलॉइड के डायमेंशन में है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जो 1 नैनोमीटर के आपस में जुड़ जुड़कर है ना एक पार्टिकल की तरह बिहेव करें, ग्रो कर जाएं और इनका डायमेंशन जो है ना कोलाइडल डायमेंशन से एक्सीड कर जाए। इनको आपस में जोड़े रखने के लिए कई सारे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इनके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉन पोलर है, पार्टिकल नॉन पोलर है, तो हो सकता है कि ऐसे एक पार्टिकल ये बनाते हो, ठीक है, मिलकर एक साथ जुड़े हुए हैं वॉन्डरवॉल फोर्स आपस में, ठीक है। और ये पार्टिकल जब सोल फॉर्मेशन करता है ना, तो हम उसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं, क्योंकि यहां जो कोलॉइड पार्टिकल है वो कई सारे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिल जाने से है ना जो पार्टिकल बनता है कोलॉइडल डायमेंशन। आप ध्यान दीजिएगा, ये 9 पार्टिकल या 8 पार्टिकल ना होके ये सिर्फ एक पार्टिकल है, ठीक है, जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहलाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कई सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, इसलिए इस तरह के कोलॉइड्स मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहे जाते हैं। इसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। ध्यान इस बात का रखना है कि ये बड़ा ही जनरल फेनोमेना है ना। अक्सर कोलॉइड्स जो है मल्टी मॉलिक्यूलर ही होते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज अक्सर चीजों का 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो इस कमी को कंपनसेट करने के लिए कई लोग मिलकर एक हो जाते हैं। अक्सर इसके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स लगता है और अपने अपना साइज ग्रो करा लेता है, ठीक है। इसको आप मल्टी है ना मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। अब दूसरा कोलॉइड क्या हो सकता है, दूसरा कोलॉइड हो सकता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। अब मैं आपको बताऊं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड का ठीक उल्टा हो जाए। जब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो और पार्टिकल्स क्रिस्टलॉइड डायमेंशन में हो, जो जुड़ जुड़कर आपस में बड़े हो जाएं, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने बड़े होते हैं कि उनका एक मॉलिक्यूल ही कोलाइडल डायमेंशन में होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी बड़े हो जाते हैं और 1000 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। तो ऐसे मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, बिग। तो माइक्रो मीन्स जो है ना, माइक्रो ये तो माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड नहीं है, लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। लेकिन ये छोटे होते हैं, ये पार्टिकल छोटे हैं, जबकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स वाले बिग मॉलिक्यूल्स से बने हुए कोलॉइड को हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं। जैसे एक प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, बड़ा होता है, और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। प्रोटीन एक पॉलीमर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो अगर प्रोटीन से बना हुआ सोल है, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ सोल है, तो हम कहेंगे कि ये एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड है। तो वो कोलॉइड्स मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा वो कोलॉइड्स
जिनमें मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और एक मॉलिक्यूल अकेला ही 1 नैनोमीटर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, लोगों को आपस में ऐसे जोड़ने की स्थिति ना उत्पन्न हो, तो ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग कौन सा कोलॉइड्स कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है ना। एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं, इसको भी समझा जाए तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो होते हैं, जैसे एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अगर कहीं मजदूर काम करते हैं तो वह एक मजदूर एसोसिएशन बना लेते हैं। तो एसोसिएशन का मतलब हम अलग अलग हैं, अलग अलग काम करते हैं, पर जरूरत पड़ने पर एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे मजदूर है, अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी फैक्ट्री के काम करते हैं, लेकिन जब कोई कॉमन कॉज आता है कि तनख्वाह बढ़ानी है या छुट्टियां लेनी है या छुट्टियां बढ़ानी है या किसी कॉमन कॉज के लिए जब लड़ते हैं, तो वो एक एसोसिएट, तब वो जुड़ जाते हैं और एक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए इनका नाम एसोसिएटेड कोलॉइड्स है कि आमतौर पे तो बिखरे रहते हैं, पर वक्त पड़ने पर ये जुड़ जाते हैं और एक साथ परफॉर्म करते हैं, है ना। इसको, इस तरह के कोलॉइड्स को हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहते हैं। कैसे समझिएगा एसोसिएटेड कोलॉइड्स, मैं इसके बारे में आपको ना वहां कोलॉइड्स मिसाइल्स में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो है मिसाइल्स फॉर्मेशन के समय बनते दिखाई पड़ते हैं। इनका क्या चक्कर है, कभी कभी जैसे आप किसी चीज को घोल रहे हैं, मान लीजिए आप इसमें, है ना, आपने डिस्पर्स्ड फेज लिया हुआ है और आप डिस्पर्जन मीडियम में घोलते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है ना। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, यानी बार बार डालते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसको हम लोग क्रिटिकल, है ना, मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। और इस क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, इसके नीचे यानी ये डालते जाओ एक कॉन्सेंट्रेशन आएगा जिसको हम लोग इस कोलाइड का एक कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो मैं इस कोलाइड का क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन कहूंगा। उसके नीचे जितना भी डिस्पर्स फेज घोलते हैं वो एक क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है, या ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है डिस्पर्स फेज का, तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। लेकिन बढ़ाते गए घोलते गए एक लेवल आता है जब इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तब ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ना शुरू करते हैं और बिल्कुल, है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड की तरह ही जुड़ना शुरू करते हैं। तो अब एक चीज पूछा जा सकता है, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड एंड एसोसिएटेड कोलॉइड। तो एक फर्क है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स जो होते हैं वो जन्मजात जुड़े होते हैं, शुरू से ही जुड़े होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पर ये जुड़े हुए ही मिलेंगे। जबकि एसोसिएटेड कोलॉइड्स के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के नीचे नहीं जुड़ते हैं, अलग अलग रहते हैं। इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। यहां पे इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इनका अगर एक लेवल से ऊपर गया तो ये आपस में एसोसिएट होने लगते हैं और, है ना, इसके ऊपर जो है ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बना देते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। और इस एसोसिएशन को हम लोग, है ना, मिसाइल कहते हैं। मिसाइल फॉर्मेशन जो है आपने देखा होगा, आप इसको आपने जरूर नोटिस भी किया होगा। एक बाल्टी पानी में आप, है ना, डिटर्जेंट डालिए, अगर आप कम डालते हैं तो झाग नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय जो डिटर्जेंट है वो पानी के साथ, है ना, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन वही डिटर्जेंट की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो उसमें झाग बनने लगता है और वो जो डिटर्जेंट और पानी का सॉल्यूशन है वो कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ के, है ना, बड़े हो जाते हैं और इस केस में, इस कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर उनका पार्टिकल साइज जो है वो कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाता है, लगभग 1 नैनोमीटर से क्या 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है। तो इस तरह के कोलॉइड्स जो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहे जाते हैं। तो हमने देखा कि अब तक हम लोगों ने 5 तरह के क्लासिफिकेशंस कोलॉइड्स के देखे हैं। आइए अब देखते हैं चार्ज के आधार पर हम कोलॉइड्स को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 6th क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के आधार पे कोलॉइड्स को आप
कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक पहला पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स। मैं आपको बताऊं कि आगे चल के मैं इस बात को और क्लियरली बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि प्रॉपर चार्ज जो है अपने आप में चार्ज जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स की अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चिपके होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज ऐसे चिपके होते हैं, तो हम उनको पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है ना, हम उनको पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स कहते हैं, और ऐसा कुछ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स के कई एग्जांपल हो जाएंगे। पहला, मेटल जो है ऑक्साइड सोल्स जो होते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड सोल, वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सोल जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, SnO2, TiO2, है ना, Fe2O3 एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स की कैटेगरी में जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स होते हैं। ऐसे ही इस कैटेगरी में हाइड्रोक्साइड सोल्स भी आते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड सोल्स भी आ जाएंगे। तो हाइड्रोक्साइड सोल्स जो हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड हो जाएंगे, जैसे AlOH होल थ्राइस, या है ना फेरिक हाइड्रोक्साइड, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या क्रोमिक हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, इसी तर्ज पर आप कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स भी होते हैं, कोलॉइड्स भी होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो कोलॉइड्स होते हैं, है ना, उनको हम लोग उसमें क्या होता है, इसी तरह उनके जो अपर लेयर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज अगर चिपका रहता है तो हम उनको नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे हम नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स के बारे में पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अभी हमें नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहां हमारा मेन मकसद है कि इनको क्लासिफाई करें और बताएं कि कौन कौन से कोलॉइड्स जो है ना नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स होते हैं। तो इसमें कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। पहला मेटल, जो जितने भी मेटल सोल्स होते हैं, ठीक है, सोल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स होते हैं, जैसे है ना सिल्वर सोल, या गोल्ड सोल, या प्लैटिनम सोल, या कॉपर सोल। ये सारे सोल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स में गिने जाते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स में सल्फाइड सोल्स भी आते हैं। ठीक है, सल्फाइड सोल्स भी आते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसके सल्फाइड सोल्स के, जैसे है ना कैडमियम सल्फाइड सोल, HgS, या आर्सेनिक सल्फाइड सोल। ठीक है ना, या फिर एंटीमनी सल्फाइड सोल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब जो सोल्स हैं, मर्करी सोल हो जाएगा एक्सेट्रा, ये लोग है ना सल्फाइड सोल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज सोल के क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ एसिटिक डाइज होती हैं, जैसे कॉन्गो रेड डाई हो गया, या इओसिन हो गया, है ना, तो वो भी नेगेटिवली चार्ज सोल में आती हैं, जैसे एसिटिक डाइज, ये भी आपके नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स पे आती है। फॉर एग्जांपल है ना इओसिन डाई, या कॉन्गो, है ना कॉन्गो रेड डाई। ठीक है, कॉन्गो रेड डाई जो है वो एसिटिक डाइज के एसिटिक डाइज जो है वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन में आता है। तो यहां देखा कि नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स जो है, मेटल सोल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सल्फाइड सोल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एसिटिक डाइज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट है ना नेचुरल सोल। नेचुरल सोल जो होते हैं वो नेचर में पाए जाने वाले सोल्स को हम लोग नेचुरल सोल कहते हैं। बहुत सारे इसके भी एग्जांपल हो जाएंगे। नेचुरल सोल्स भी अक्सर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे है ना ब्लड जो है वो एक नेचुरली पाया जाने वाला नेगेटिवली चार्ज सोल है, या क्ले कह सकते हैं, क्ले का जो सोल होगा वो भी एक नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। ठीक है, या फिर है ना चारकोल का जो सोल होगा वो भी नेगेटिवली चार्ज होगा। लेटेक्स ऑफ
रबर जो है, रबर से निकलने वाला जो सफेद रंग का जो एक सैप है ना, उसको भी हम लोग जो है लैटेक्स रबर कहते हैं, वो भी है ना नेचुरल सोल है और नेगेटिवली चार्ज सोल होता है, ठीक है। इसी तरह से स्टार्च जो है वो नेगेटिवली चार्ज सोल है, या फिर है ना कार्बन जो पार्टिकल होते हैं स्मोक में कार्बन पार्टिकल ऑफ स्मोक है ना इन स्मोक, या कार्बन पार्टिकल इन स्मोक इज नेगेटिवली चार्ज सोल, ठीक है, फाउंड इन नेचर, ठीक है। तो इतने तरह के सोल जो है नेचुरली पाए जाते हैं। तो मैंने एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया आपको कि है ना, अगर आप कोलॉइड्स को क्लासिफाई करेंगे चार्ज के आधार पे, तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सोल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल जिनके पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल सोल, सल्फाइड सोल, एसिटिक डाइसोल एंड नेचुरल सोल है। तो एग्जांपल से ना मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स याद रखें, ठीक है, और याद रखें कौन से सोल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कौन से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात चली है, तो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल का डिफरेंस देखते हैं। ये लास्ट क्लासिफिकेशन होगा। लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल के बीच में क्या डिफरेंस होता है देखा जाए, ठीक है। अच्छा, और यहां पे मैं इनकी प्रॉपर्टीज लिस्ट कर देता हूं, है ना, प्रॉपर्टीज। तो अगर आप देखें ऐसे तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। पहली चीज क्या, अगर आप मेजर सिर्फ इनके है ना कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें, मेनली हाइड्रेशन के बारे कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें, तो पार्टिकल का जो नेचर होता है, इनके पार्टिकल नेचर, ये पहली चीज जो इनमें डिफरेंस में क्रिएट कर रहा हूं, बता रहा हूं, पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। लायोफिलिक सोल में जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा सॉल्वेटेड होते हैं, ठीक है। तो इनमें सॉल्वेशन पाया जाता है, चार्ज नहीं होता है, ये लोग सॉल्वेटेड होते हैं। तो यहां पे सॉल्वेशन पाया जाता है, अगर पानी होगा तो हाइड्रेशन हो जाएगा, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइडल पार्टिकल को घेर लेता है। जबकि लायोफोबिक सोल में ऐसा नहीं होता, लायोफोबिक सोल में चार्ज पाया जाता है पार्टिकल पे। तो ऑब्वियसली ये दो तरह के हो जाएंगे, है ना, पॉजिटिवली चार्ज सोल और क्या नेगेटिवली चार्ज सोल। इन पे है ना कभी कभी हमें पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ मिल जाता है, पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ मिल जाता है इस तरह से, ऐसा, और कभी कभी इन पे नेगेटिव चार्ज चिपका हुआ मिल जाता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज सोल हो जाते हैं। दोनों एक साथ नहीं होंगे, दो अलग अलग सोल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और है ना नेगेटिवली चार्ज सोल्स जो है वो अलग अलग तरह के सोल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सॉल्वेशन पाया जाता है, जबकि यहां पे है ना बेसिकली हम लोग जो है ना हमें है ना चार्ज जो है एब्जॉर्ब्ड होते हैं सरफेस के ऊपर। तो ये तो पार्टिकल नेचर मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया कि पार्टिकल का नेचर ऐसा होता है। अगर पार्टिकल का नेचर अगर आपको पता है तो आप बहुत कुछ आसानी से बता सकते हैं, जैसे ईज ऑफ प्रिपरेशन, ईज ऑफ प्रिपरेशन। तो याद रखिए प्रिपरेशन करना लायोफिलिक सोल को बहुत इजी है, जस्ट आप मिक्स कर दीजिए और ये बन जाएंगे, ठीक है। तो कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। ऑब्वियसली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन है, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, फोबिक मतलब रिपल्शन, ठीक है। जहां आकर्षण होता है चीजें अपने आप बन जाती हैं, तो ये दे कैन बी फॉर्म्ड बाय मेयर मिक्सिंग, ठीक है, सिर्फ आप मिक्सिंग कर दीजिए बन जाएगा। जबकि यहां पे क्या है, इनका बनना आसान नहीं है, तो हमेशा हम एक स्पेशल टेक्निक्स लगाते हैं, ठीक है, तब जाके ये बनते हैं, कुछ स्पेशल मेथड से बनते हैं, ठीक है। तो आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल है ना टेक्निक्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या टेक्निक्स, तीसरी चीज क्या, रिवर्सिबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं, जितनी आसानी से ये बनते हैं उतनी आसानी से ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। आर रिवर्सिबल इन नेचर,
आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो याद रखिए लायोफिलिक सोल जो है वो रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, जबकि लायोफोबिक सोल जो है उनके बनने की टेक्निक भी कठिन होती है, स्पेशल टेक्निक्स लगते हैं और इनको सेपरेट करने के लिए भी हमें है ना स्पेशल मेथड्स इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये लोग इरिवर्सिबल होते हैं, दे आर जनरली इरिवर्सिबल, जनरली इरिवर्सिबल। ठीक है, ये आपके इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर आप पार्टिकल नेचर की बात करिएगा, ठीक है, तो तीसरे चौथा प्रॉपर्टी अगर आप पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं, है ना, लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, जैसे है ना, मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे प्रोटीन का है ना, प्रोटीन का कोलॉइड है तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो जनरली इसमें जनरली लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज एंड वन मॉलिक्यूल is present as colloidal particle के रूप में एक ही पार्टिकल होता है, बड़ा पार्टिकल होगा। ठीक है, जबकि इस केस में क्या होगा, लायोफिलिक सोल फोबिक सोल के केस में ये छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स का एग्रीगेट होता है। इट इज एग्रीगेट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स का एग्रीगेट होता है कि मिलने से बनता है। ठीक है, ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी की बात करिए तो बहुत दिनों तक अगर आप छोड़ दीजिए, जब स्टेबिलिटी की बात करिए तो बहुत दिनों तक अगर आप छोड़ देंगे तो लायोफिलिक सोल्स जो है ना वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, जबकि लायोफोबिक सोल को बहुत दिन तक स्टेबल रखने के लिए आपको उसमें स्टेबलाइजर्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो दे आर जनरली स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, जबकि इनके लिए है ना सम स्टेबलाइजर्स आर एडेड टू कीप देम स्टेबल। ठीक है, स्टेबल बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देख लीजिए, सबसे बड़ी बात आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि ये इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, दे हैव नो चार्ज। ठीक है ना, ये न्यूट्रल होते हैं, चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट इनके ऊपर कोई फर्क नहीं डालता। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ऐसी कोई चीज जैसे NaCl हो गया जिसमें कैटायन और एनायन हो, अगर आप NaCl डालेंगे तो हो सकता है Cl जो है इस पॉजिटिव पार्ट से क्या हो जाए, चिपक कर इसको क्या कर दे, डिस्चार्ज कर दे। डिस्चार्ज होने के बाद ये अपर लेयर क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और दो ऐसे पार्टिकल्स आपस में है ना एक दूसरे को वंडरवॉल फोर्स से खींचकर जुड़ने लगेंगे, ग्रो कर जाएंगे साइज में और क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे, कोलॉइड बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इलेक्ट्रोलाइट डालने से लायोफिलिक सोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लायोफिलिक सोल न्यूट्रल होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन लायोफोबिक सोल जो है इलेक्ट्रोलाइट डालने से उनकी जो अपर चार्ज लेयर है वो अक्सर डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर पार्टिकल्स आपस में वंडरवॉल फोर्स, देखिए ऐसे दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ते नहीं थे, इससे नहीं जुड़ते थे क्योंकि दोनों के सरफेस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कोलाइडल स्टेट में बने रहेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट उसके ऊपर डाल देंगे तो अपर लेयर पूरी हट जाएगी, फिर ये सब आपस में एक दूसरे को वंडरवॉल फोर्स के जरिए खींच कर क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे और क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे, कोलाइड बर्बाद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर लायोफिलिक सोल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। ठीक है, लेकिन इन पे क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, है ना, दे प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे है ना प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या, चार्ज की बात करिए तो चार्ज के बारे में मैंने बता दिया, पहले ही यहां लिख लेते हैं, चार्ज ऑन पार्टिकल। तो आपको पता है कि है ना लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं,
है ना, न्यूट्रल होंगे, जबकि लायोफोबिक सोल जो है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। 7 बातें बता दी मैंने। 8वीं बात सॉल्वेशन की है, तो सॉल्वेशन भी मैंने बता दिया। ठीक है ना, सॉल्वेशन के बारे में मैंने बता दिया। आप देख सकते हैं यहां पे कि लायोफिलिक सोल जो है वो सॉल्वेटेड होते हैं, जबकि लायोफोबिक सोल सॉल्वेटेड नहीं होते हैं, बल्कि उनके ऊपर चार्ज एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं सॉल्वेशन में कह सकता हूं कि दे आर सॉल्वेटेड, और लायोफोबिक सोल के लिए कह सकता हूं कि दे आर नॉट सॉल्वेटेड। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 9th प्रॉपर्टी है ना। 9th प्रॉपर्टी में यहां लिख रहा हूं विस्कोसिटी। 9th प्रॉपर्टी में यहां लिख रहा हूं, या यहीं लिख सकते हैं। 9th प्रॉपर्टी क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, तो याद रखिए अक्सर लायोफिलिक सोल जो है, मैंने भी कहा प्रोटीन सोल, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, गाढ़े होते हैं, तो याद रखिए ये विस्कस होते हैं, गाढ़ापन होता है, जबकि लायोफोबिक सोल गाढ़े नहीं होते। इस चीज को याद रखिए। विस्कोसिटी की जहां तक बात है तो मैं कह सकता हूं कि जो कोलाइडल सोल है दे आर मोर विस्कस देन डिस्पर्जन मीडियम, यानी जो सॉल्वेंट आपने लिया था डिस्पर्जन मीडियम उससे ज्यादा विस्कस होता है, जबकि ये लोग जो है इनकी विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम के आसपास होती है। मैं लिख रहा हूं कि दे आर मोर विस्कस, दे आर मोर विस्कस than their dispersion medium। ठीक है ना, और यहां लिखेंगे दे आर देयर विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी लगभग डिस्पर्शन मीडियम के आसपास होती है, तो देयर विस्कोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, टिंडल इफेक्ट। आखिरी प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में आगे आपको पढ़ाऊंगा है ना, फिलहाल आप इतना अभी लिख लीजिए क्या कि लायोफिलिक सोल जो है, लायोफिलिक सोल्स जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, जबकि लायोफोबिक सोल्स जो है ना वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। बस इतना याद आपको रखना है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो मैं लास्ट क्लासिफिकेशन में हूं कोलॉइड्स के। हम लोगों ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन है ना कोलॉइड्स के पढ़े, बेस्ड ऑन चार्ज है ना, बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनिक सोल, इनऑर्गेनिक सोल। ठीक है ना, हम लोगों ने बहुत सारे इंटरैक्शंस पे भी पढ़े, लायोफोबिक सोल, लायोफिलिक सोल। ठीक है, तो बहुत सारे है ना डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम के कॉम्बिनेशन पे भी क्लासिफिकेशन देखा, और लास्ट क्लासिफिकेशन था लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल। ठीक है, मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घेरते हैं, इसमें चार्ज पार्टिकल घेरते हैं। इनको बनाना आसान होता है, इनको स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं। ये जितनी आसानी से बनते हैं उतनी आसानी से विघटित भी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये जितनी आसानी से बनते हैं नहीं बनते हैं उतना ही मुश्किल होता है इनको अलग अलग करना भी, है ना। ये अक्सर बड़े मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, जबकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल के ना एग्रीगेशन से बनते हैं, एग्रीगेशन से बनते हैं, मिलने से बनते हैं। स्टेबिलिटी की बात है, काफी स्टेबल होते हैं, जबकि इनको स्टेबल बनाने के लिए स्टेबलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, और इन पे इलेक्ट्रोलाइट का कोई असर नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में डिस्चार्ज कर जाते हैं। लायोफिलिक सोल जो है वो बेसिकली उनका पार्टिकल न्यूट्रल होता है, जबकि ये लायोफोबिक सोल्स जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों चार्ज हो सकते हैं। सॉल्वेशन की वहां जहां तक बात है तो ये लोग सॉल्वेटेड होते हैं, जबकि ये लोग नहीं होते हैं। विस्कोसिटी में मैंने देखा कि लायोफिलिक सोल ज्यादा विस्कस होते हैं लायोफोबिक सोल से। टिंडल इफेक्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कोलॉइड शो करते हैं, उसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि लायोफिलिक कोलॉइड्स नहीं शो करते, लायोफोबिक कोलॉइड्स शो करते हैं। तो आज कोलाइडल, ऐसे तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के 5th लेक्चर में हैं, लेकिन कोलाइडल स्टेट पढ़ने के, कोलाइडल सोल पढ़ते समय ये पहला लेक्चर है। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो आगे की बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।